तो यहाँ से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। यानी कि हाइपोथेटिकल और डिडक्टिव मेथड क्या है, ये बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग की ही बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हम जो है वो डिडक्शन के ऊपर बात करेंगे यहाँ पर, डिडक्शन क्या होता है या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड क्या होता है। तो कह रहा है कि the 7 steps involved in the hypothetical deductive method of research stem from the building blocks discussed above and listed below। ठीक है, जो हमने पीछे डिस्कस किए थे कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव क्या होता है कि वो डिडक्शन पे बेस कर रहा होता है। उसके अंदर मेन चीज होती है आपकी कि आप जो है वो किसी पर्टिकुलर जनरलाइज थ्योरी के बेस पे जो है वो हाइपोथेसिस डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड के अंदर जो 7 स्टेप्स हैं that are much related to the normal scientific research। Like number 1 is identify a broad problem area। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को फाइंड आउट करना है। देन डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फिर उस प्रॉब्लम को आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की सूरत में जो है वो डिफाइन करना है, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्कशन प्रोग्राम पैराग्राफ की सूरत में आपने डिफाइन करना होता है, उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहा जाता है। देन डेवलप हाइपोथेसिस। फिर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बेस पे आप हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे होते हैं। देन डिटरमाइन मेजर्स। फिर उन हाइपोथेसिस की बेस पे आप मेजर्स डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल को किस तरह से मेजर किया जाएगा। फिर डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, फिर डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं, और आखिर में जो आप क्या करते हैं उसके इंटरप्रिटेशन करते हैं। डेटा से जो भी रिजल्ट निकल रहा होता है उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं कि आया एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अब देखिए कि आइडेंटिफाई अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, पहला जो स्टेप है वो क्या, आइडेंटिफाई अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। तो कहते हैं इफ द मैनेजर नोटिस अ ड्रॉप इन सेल्स, अगर मैनेजर, जैसे कि आपको एग्जांपल दी गई तो उससे लग रहा था कि सेल्स जो है वो ड्रॉप हो रही है। इनकरेक्ट अकाउंटिंग रिजल्ट्स, ठीक है, इनकरेक्ट अकाउंटिंग रिजल्ट्स है। लो यील्डिंग इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की उससे यील्ड इतना नहीं मिल रहा, इनकम इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा, ठीक है। disinterestedness of employees in their work, employees का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है। and the like और से रिलेटेड और चीज़ें could attract the attention of the manager to do a research project, यानी कि उसे लग रहा है कि सेल्स डिक्लाइन हो रही है, अकाउंटिंग रिजल्ट्स में मसला आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर लो यील्ड हो रही है, लो इनकम हो रही है, एम्प्लॉयज इंटरेस्ट कम हो रहा है। इस तरह की जो सिमिलर प्रॉब्लम होती है, ये सब चीज़ें जो है, ये सब प्रॉब्लम जो है वो अट्रैक्ट कर सकती हैं किसी मैनेजर को एक रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में, ठीक है। तो ब्रॉडर एरिया उसको आइडेंटिफाई करना होगा। डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट विद अ डेफिनेट एम और पर्पस। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या कर रहा होता है कि जो आपकी रिसर्च के जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स होते हैं, पर्पस ऑफ द स्टडी होता है, उसको डिफाइन कर रहा होता है, उसको डिस्कस कर रहा होता है, ठीक है। देन आपका आ जाता है डेवलप हाइपोथेसिस। इसके बाद आप क्या कर रहे होते हैं, हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे होते हैं। द नेटवर्क ऑफ एसोसिएशंस बिटवीन द प्रॉब्लम एंड द वेरिएबल दैट अफेक्ट इट इज आइडेंटिफाइड। जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क का मतलब होता है डिफरेंट रिलेशनशिप्स। एक्स का वाई के साथ क्या रिलेशनशिप है, वाई का जी के साथ क्या रिलेशनशिप है, एक्स का जी के साथ क्या रिलेशनशिप है, जी का के साथ क्या रिलेशनशिप है, के का टी के साथ क्या रिलेशनशिप है, टी का वाई के साथ क्या रिलेशनशिप है, वाई का बी के साथ क्या रिलेशनशिप है, राइट। इस तरह जो है वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल के का किस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ जो है वो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। तो ये पूरा नेटवर्क बन रहा होता है, ठीक है। उस नेटवर्क को जो है वो उस नेटवर्क के अंदर डिफरेंट एसोसिएशन होते हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है ना। तो उन रिलेशनशिप्स की बेस पे ही हम हाइपोथेसिस को डेवलप कर रहे होते हैं। साइंटिफिक हाइपोथेसिस मस्ट मीट 2 रिक्वायरमेंट, उसके अंदर 2 रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, ठीक है ना। 2 रिक्वायरमेंट होती हैं एक्चुअल में, जो लाजमी है। पहली है द हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, कि हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल होने चाहिए, यानी कि उसको आप ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो टेस्ट कर लो, राइट। दूसरी चीज टेस्टेबल का मतलब यानी कि वो आप जो भी स्टेटमेंट अगर बता रहे हो तो वो टेस्टेबल होना चाहिए, स्टैटिस्टिकली उसको आप टेस्ट कर पाओ, यानी कि आपके पास
पर्टिकुलर डेटा होना चाहिए, उसको चेक करने के लिए टेक्निक होनी चाहिए, राइट। तो लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर वेरिएबल है, उसका दूसरे पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। द हाइपोथेसिस मस्ट बी फॉल्सिफाइएबल, ठीक है। क्या मतलब कि वी कैन ओनली प्रूव आवर हाइपोथेसिस अंटिल दे आर डिसप्रूव, ठीक है। हम अपने हाइपोथेसिस को उसी वक्त प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जब तक कि वो डिसप्रूव डिसप्रूव ना हो जाए, ठीक है। यानी कि मसला ये होता है कि देखिए किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम ये कह सकते हैं, एक तो तरीका ये होता है कि हम ये कहते हैं कि भाई x और y का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ये कहें कि x और z का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, x और c का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, a b का रिलेशनशिप ये सब नहीं करता, तो उसकी बिना पर जो है वो हमारा रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, x और y का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि दे शुड बी फॉल्सिफाइएबल, ठीक है। उसको रिजेक्ट करने की भी उसके अंदर जो है वो कैपेसिटी मौजूद होनी चाहिए, हाइपोथेसिस के अंदर रिजेक्ट होने की कैपेसिटी भी मौजूद होती है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं होता कि आप हाइपोथेसिस को हमेशा जो है वो सपोर्ट ही करें, हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की कैपेसिटी भी उसके अंदर मौजूद होती है, राइट। उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है किसी क्लेम को। चलिए, के बाद क्या कहता है कि डिटरमाइन मेजर्स। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो हाइपोथेसिस होता है उसके अंदर होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। आप दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं इन जनरल, तो द वेरिएबल्स इन द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क शुड बी मेजरेबल इन सम वे। तो उन वेरिएबल्स को भी मेजर करने का कोई तरीका होना चाहिए, वो मेजरेबल होने चाहिए। सम वेरिएबल्स कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर पाते। जैसे कि अगर एक वेरिएबल है इनकम, तो इनकम को तो हम मेजर कर सकते हैं, पूछ लेंगे भाई कितनी सैलरी है तुम्हारी, ठीक है। लेकिन अनरिस्पॉन्सिव एम्प्लॉइज को हम कैसे मेजर करेंगे? वी नीड टू ऑपरेशनलाइज दिस वेरिएबल। इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं इनको ऑपरेशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। ऑपरेशनलाइज के लिए इसने आगे बताया कि 6 और 7 चैप्टर में हम ऑपरेशनलाइजेशन को पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेजर किया जाता है, तो ये आगे की बात है। हाउएवर देयर शुड बी सम मेजरमेंट्स फॉर द वेरिएबल्स, ठीक है। तो मेजरमेंट के लिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको कि अगर आपने कुछ सर्वे क्वेश्चन ये देखे हो तो आपने देखा होगा कि उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखा होता है, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन के बाद आगे कुछ लिख दिया जाता है कि एग्री, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये क्या है? ये मेजर करने के लिए हम स्केल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल है मेजरमेंट की। आगे जो है वो मेजरमेंट के बारे में हम मजीद भी पढ़ेंगे। इसके बाद आया तो डेटा कलेक्शन। जाहिर सी बात है कि जब आपने क्वेश्चन डेवलप कर लिया तो उसकी बेस पे आप डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं। तो दो टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन होता है, एक आपका होता है क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन, दूसरा आपका होता है क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन। क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन वो होता है जिसके अगेंस्ट में आपको नंबर्स मिल रहे होते हैं या ऐसे रिस्पॉन्सेज मिल रहे होते हैं जिसको आप नंबर्स में कन्वर्ट कर सकें। जबकि क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो टेक्स्ट की सूरत में होता है, ठीक है, या पिक्चर्स की सूरत में हो सकता है या वीडियोस की सूरत में हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है वो क्वालिटेटिव डेटा आपका टेक्स्ट की सूरत में होता है, ठीक है। वो नंबर्स नहीं होते, टेक्स्ट होता है, सेंटेंसेस हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो वो उसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहेंगे। डेटा कलेक्शन के बाद आ जाता है डेटा एनालिसिस का स्टेप, ठीक है। द डेटा gathered are statistically analyzed to see if the hypotheses that were generated have been supported। फिर हम स्टैटिस्टिकली जो है वो डेटा को चेक कर रहे होते हैं, लेकिन ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्वांटिटेटिव डेटा पे यूज किए जाते हैं। तो हम फिर ये देखते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस जनरेट किए थे वो सपोर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। एनालिसिस ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा कैन बी डन to determine if certain relationships are important। quantitative data से भी analysis हो सकते हैं और qualitative data analysis भी हो सकते हैं। however statistical analysis सिर्फ quantitative data पे होते हैं और qualitative data के लिए अलग से टेक्निक्स, ठीक है। क्या क्वालिटेटिव डेटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। ऐसी बात है कि हम इंटरव्यूज के थ्रू जो डेटा ले रहे होते हैं या ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो डेटा ले रहे होते हैं वो ज़्यादातर हमारा क्वालिटेटिव डेटा होता है, उसमें हमारे पास नंबर नहीं आ रहा। तो डेटा यूजुअली फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी फिजिकली मेजर्ड, ठीक है, लाइक फीलिंग्स, एटीट्यूड, ये सब चीज़ें क्वालिटेटिव में आ जाती है, फीलिंग्स, एटीट्यूड। हाउएवर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हम मेजरमेंट के थ्रू
जो है वो क्वांटिटेटिव बना सकते हैं, तो बाद में वो क्वांटिटेटिव बन जाती है अगर हम उसके साथ ऑब्जेक्टिव मेजर्स लगाते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन गैदर्ड अबाउट द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फिजिकली मेजर्ड, जो फिजिकली मेजर्ड हो सकती हैं ऑब्जेक्ट, उनके लिए हम कौन सा डेटा लेते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा लेते हैं। The researcher could obtain these data through company records, government statistics or any formal records। ऐसी बात है कि अगर मुझे किसी कंपनी की जो है वो सेल्स मालूम करनी होगी तो कंपनी के रिपोर्ट से देख सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर मुझे किसी कंट्री की जीडीपी मालूम करनी हो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स से मालूम कर सकता हूँ, या जो भी फॉर्मल रिकॉर्ड्स या वेबसाइट्स वगैरह जो हैं वहाँ से मुझे वो क्वांटिटेटिव डेटा मिल सकता है। लेकिन एटीट्यूड, फीलिंग्स वगैरह ये बेसिकली क्वांटिटेटिव होता नहीं है, ये क्वालिटेटिव होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको पर्टिकुलर मेजरमेंट स्केल्स के थ्रू क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। फिर हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा सकते हैं, लेकिन हर डेटा को हम जो है वो, हर क्वालिटेटिव डेटा को हम क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो बहस लेटर ऑन की है, बाद में होगी उसके ऊपर। तो कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा जब आपने कलेक्ट कर लिया, उसके ऊपर एनालिसिस कर लिया, इसके बाद उसको इंटरप्रेट करना होता है, ठीक है। तो नाउ वी मस्ट डिसाइड वेदर आवर हाइपोथेसिस आर सपोर्टेड और नॉट बाय इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द डेटा एनालिसिस। तो जो भी हमारे डेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं होंगे उसको हम इंटरप्रेट करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन की बेस पे जो है वो हम ये कहेंगे कि हमारे हाइपोथेसिस जो है वो सपोर्टेड है या नहीं है। बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट द रिसर्चर वुड मेक रिकमेंडेशन। फिर उन रिजल्ट्स की बेस पे ही रिसर्चर जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस पेश करेगा, ठीक है। और उसका मकसद क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। अच्छा, अब आपको एक और एग्जांपल दी जा रही है विच इज रिलेटेड टू द हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। उसकी एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया जा रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो एक्चुअल में यही होता है इसके अंदर के, जितनी बेसिकली जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप एक पर्टिकुलर रिसर्च में जो पर्टिकुलर आपके जो स्टेप्स हैं, ठीक है ना, जिसके हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड के अंदर आपके पास 7 स्टेप्स हैं, तो आप यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दीज 7 स्टेप्स, राइट। तो after that you will be able to understand that what is basically the hypothetical deductive method, right। तो कहते हैं पहला पॉइंट आपको बता रहा कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द CIO डिलेमा। CIO डिलेमा ये आपको एक केस बताया गया है। CIO क्या है? CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, ऑफ फर्म ऑब्जर्व द न्यूली इंस्टॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप लोगों ने कोर्स पढ़ा होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, तो जो हेड होता है उसको कहा जाता है CIO, ठीक है। तो CIO ने ये ऑब्जर्व किया कि जो न्यूली MIS सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इंस्टॉल किया गया, इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय मिडल मैनेजर्स। इसको मिडल मैनेजर्स यूज नहीं कर सकते एज मच एज वाज ओरिजिनली एक्सपेक्टेड, जितना उनसे एक्सपेक्ट किया गया था। और वो अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को पर्टिकुलरली यूज नहीं कर रहे प्रॉपरली। सो देयर इज श्योरली अ प्रॉब्लम हियर। प्रॉब्लम क्या है? तो वो क्या कह रहा है, क्या क्लेम कर रहा होता है? वो क्लेम कर रहा है, ठीक है, वो क्लेम कर रहा है कि मैनेजर्स जो है वो MIS सिस्टम को जो है वो प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं जितना उनसे एक्सपेक्ट किया गया था। मिडिल मैनेजर्स की बात करें तो ये उसका जो कंसर्न है, तो देयर इज प्रॉब्लम, ठीक है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग थ्रू फॉर्मल इंटरव्यूज। अब वो अगले स्टेप में क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा होता है, talking to some of the middle level managers। middle level manager से वो talk करता है, डिस्कशन करता है। the CIO finds that many of them have very little idea as to what MIS is all about। कि भाई बहुत सारों को तो इतना आइडिया ही नहीं है कि एक्चुअल में MIS है क्या, ठीक है। उनको बहुत ही थोड़ी मालूमात है। what kind of information it could provide। उनको ये भी नहीं मालूम कि इससे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है, and how to access it और उसको एक्सेस कैसे करना है इंफॉर्मेशन को, एंड यूटिलाइज इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो CIO ने जब उनसे डिस्कस किया तो उनको पता चला कि मैनेजर्स को तो एक्चुअल में पता ही नहीं कि MIS इतना बेनिफिशियल है उनके लिए या उसके क्या नॉलेज है वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑब्टेनिंग मोर इंटरव्यू थ्रू लिटरेचर सर्वे। फिर वो लिटरेचर सर्वे करता है,
लिटरेचर पढ़ता है, अदर रिसर्चेस को पढ़ता है, तो द CIO immediately uses the internet to explore further information on the lack of use of MIS in organization. फर्दर इन्फॉर्मेशन देखता है कि भाई कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से लैक ऑफ यूज हो सकता है MIS का ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर प्रॉपर्ली यूज नहीं किया जा रहा तो उसकी क्या वजह हो सकती है, क्या उसकी रीजन हो सकती है, उसके लिए वो इंटरनेट से स्टडी करता है मुख्तलिफ रिसर्चेस की। द सर्च इंडिकेट्स दैट, जब वो सर्च करता है तो फिर उसको पता चलता है कि मैनी मिडिल लेवल मैनेजर्स आर नॉट फेमिलियर विद ऑपरेटिंग पर्सनल कंप्यूटर। इवन के पता है उसको ये चलता है कि जो मिडिल मैनेजर लेवल के लोग हैं उनको, उनमें से ज्यादातर को कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता, पीसी ही चलाना नहीं आता, ठीक है। तो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट MIS ऑफर्स इज सो फाउंड टू बी अनदर मेन रीजन व्हाई सम मैनेजर्स डू नॉट यूज इट। और फिर दूसरा रीजन उसको पता चलता है कि उनको, उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है MIS को यूज, MIS क्या ऑफर करता है उसके बारे में उनके पास नॉलेज ही नहीं है कि MIS से वो कर क्या क्या सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी वो यूज नहीं कर रहे होते मिडिल मैनेजर MIS सिस्टम को। उसको दो रीजन पता चलते हैं। फिर वो थ्योरी फॉर्मुलेट करता है कि बेस्ड ऑन ऑल दिस इंफॉर्मेशन द CIO डेवलप्स अ थ्योरी इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द रेलेवेंट फैक्टर्स। उन रेलेवेंट फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करता है, शामिल करता है, कंट्रीब्यूटिंग टू द लैक ऑफ एक्सेस टू द MIS बाय मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। के मैनेजर्स जो है वो MIS को क्यों एक्सेस नहीं कर रहे, उसके क्या क्या फैक्टर्स है, उससे वो थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। फिर उसको वो हाइपोथेसाइज करता है, रिलेशनशिप्स को डेवलप करता है। फ्रॉम सच अ थ्योरी द CIO जनरेट्स वेरियस हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग, वन अमंग देम बीइंग। फिर एग्जांपल आपको दे रहा है कि एक हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, a knowledge of usefulness of MIS would help managers to put it to better use। कि अगर मैनेजर्स को ये पता चल जाए कि MIS की यूजफुलनेस कितनी है, अगर उसको यूजफुलनेस का पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा कि मैनेजर्स को इसमें ज़्यादा हेल्प होगी, राइट। तो जब उनको ज़्यादा हेल्प होगी तो इसका मतलब है कि दे विल यूज इट, राइट। तो इसलिए नॉलेज जो है वो ज़्यादा हेल्प करेगी मैनेजर्स को, मैनेजर्स को ज़्यादा हेल्प करेगी किसकी नॉलेज, MIS की नॉलेज। पहला इसका एक हाइपोथेसिस ने बताया आपको एग्जांपल में। देन डेटा कलेक्शन, the CIO then develops a short questionnaire on the various factors theorized to influence the use of the MIS by managers। ठीक है, अब वो एक शॉर्ट क्वेश्चनियर बनाता है जिसके अंदर, क्वेश्चनियर उसको कहते हैं जो जिसके अंदर क्वेश्चनियर, जिसके कंपोनेंट ही क्वेश्चनियर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, उसको क्वेश्चनियर कहा जाता है उस डॉक्यूमेंट। तो एक क्वेश्चनियर बनाता है, एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसके अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। किस चीज से रिलेटेड होते हैं, वेरियस फैक्टर्स दैट theorized to influence the use of MIS by managers। वो उन फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं MIS के यूज पे, ठीक है, बाय मैनेजर्स। के मैनेजर्स जो है वो MIS का यूज क्यों नहीं करते, या किस वजह से MIS का यूज बढ़ाते हैं, या किस वजह से उनका MIS का यूज कम रहता है, ठीक है ना। तो वो उन फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। अब वो क्या, the extent such as the extent of knowledge of what MIS is, मालूम करना चाहता है मैनेजर से कि उनको MIS की किस हद तक नॉलेज है। फिर वो उनसे ये भी पूछना चाहता है कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन MIS प्रोवाइड्स, उनको पता है या नहीं पता कि किस तरह की MIS जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हाउ टू गेन एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, अगर चले उनको पता भी है तो वो उस इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस कैसे करेंगे, उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो पूरा एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसके अंदर किस जगह पे जाके उनको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनको पता है या नहीं पता। द लेवल ऑफ कंफर्ट फेल्ट बाय मैनेजर्स इन यूजिंग कंप्यूटर्स इन जनरल, कि वो कंप्यूटर्स यूज करने में किस हद तक कंफर्टेबल है। एंड हाउ ऑफन मैनेजर्स हैव यूज्ड द MIS इन द प्रीसीडिंग 3 months, और पिछले 3 महीने में मैनेजर्स ने MIS को कितनी मरतबा एक्सेस किया है या कितना यूज किया है, ठीक है। उससे पता चलेगा कि उनका यूसेज लेवल क्या है। फिर अगला स्टेप आ जाता है डेटा एनालिसिस। डेटा तो उसने गैदर कर लिया, अब वो एनालिसिस करेगा। द CEO देन एनालाइजेस द डेटा, फिर वो एनालाइज करता है डेटा को, ठीक है। वो डेटा कहाँ से उसके पास आया, वो डेटा उसके पास आया क्वेश्चनियर से। क्वेश्चनियर से आया हुआ जो डेटा होता है उसको वो एनालाइज करता है टू सी व्हाट फैक्टर्स प्रिवेंट द मैनेजर्स फ्रॉम यूजिंग
द सिस्टम। फिर वो देखता है मतलब जब वो डेटा एनालिसिस करेगा तभी उसे पता चलेगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैनेजर्स को इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करने से रोकते हैं। ठीक है, उन फैक्टर्स का उसको पता चल जाएगा डेटा एनालिसिस से। फिर क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा करेगा, जो भी उसका डेटा आया हुआ, उसको रिजल्ट्स आए होंगे उसको इंटरप्रेट करेगा। बेस्ड ऑन द रिजल्ट द मैनेजर डिड्यूसेस, यानी कि डिडक्शन करेगा, वो डिड्यूस करेगा और कंक्लूड करेगा दैट मैनेजर्स डू नॉट यूज MIS ओनिंग टू सर्टेन फैक्टर्स। तो ये फैक्ट ओइंग टू सर्टेन फैक्टर के ये फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी बेस पे मैनेजर्स जो है वो MIS यूज नहीं करते। ठीक है, these deductions help the CIO to take necessary actions to solve the problem। प्रॉब्लम उसका क्या था? प्रॉब्लम उसका था कि मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स जो हैं वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज नहीं करते। तो अब क्योंकि उसको पता चल गए फैक्टर्स, तो अब वो क्या करेगा, नेसेसरी एक्शंस लेगा उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, विच माइट इंक्लूड, जो कि हो सकते हैं, नंबर 1 ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार फॉर ट्रेनिंग मैनेजर्स ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड MIS एंड इट्स यूजफुलनेस, कि वो कुछ सेमिनार्स अरेंज करेगा ट्रेनिंग्स के हवाले से, कि मैनेजर्स को ट्रेन करे कि उन्होंने कंप्यूटर्स को कैसे यूज करना है। सेकेंडली, उन्हें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे यूज करना है, और उसकी और ये भी बताएगा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की यूजफुलनेस कितनी है। तो जब कंप्यूटर चलाना आएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चलाना आएगा, और उनको ये भी पता चलेगा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को की यूजफुलनेस क्या है, तभी तो जाकर वो फिर जो है वो रिजल्ट आएगा कि जब उनको चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो फिर उसको वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से हमने अपनी डिस्कशन कंप्लीट कर ली हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड। अब इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें दैट इज रिलेटेड टू द केस स्टडी एंड एक्शन रिसर्च। ठीक है, ये भी जो है वो यूज हो रही होती है जब हम सर्टेन इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें केस स्टडीज हैं और एक्शन रिसर्च है। ठीक है, तो आ जाते हैं केस स्टडीज। क्या होती है? केस स्टडीज इन्वॉल्व in-depth analysis of similar situations in other organizations where the nature and definition of the problem is the same as the experience in the current situation। तो क्या कर रहे होते हैं कि देखें किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी क्या होता है कि अगर सिमिलर प्रॉब्लम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आया तो उसको केस ले लेंगे, उसके केस को स्टडी कर लेंगे, ठीक है, और केस स्टडी की बेस पर जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। If a particular hypothesis has not been supported even in a single other case study, the researcher could ignore that hypothesis। और केस स्टडी के अंदर क्या होगा कि अगर मतलब एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस अगर सपोर्ट नहीं भी हुआ था किसी दूसरे सिंगल केस के अंदर, राइट, तो रिसर्चर ये कर सकता है कि उस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को जो है वो ड्रॉप कर सकता है अपनी पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर। केस स्टडीज आर नॉट ऑफन अंडरटेकन इन ऑर्गेनाइजेशंस। ज़्यादातर केस स्टडीज नहीं की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि it is very seldom to find similar problems happened in an organization of the same size and same type of setting। क्योंकि ये बड़ी मुश्किल बात होती है कि सेम प्रॉब्लम हो, यानी कि ये मिलना बहुत शाज़ो नादिर होता है कि सेम प्रॉब्लम एक तो हो, ऊपर से वो सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि उसकी साइज, उसकी सेटिंग, उसका क्लाइमेट वगैरह सब कुछ जो है वो सिमिलर हो, स्ट्रक्चर वगैरह, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो मैनी कंपनीज प्रीफर टू गार्ड देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर डेटा। और उसके अलावा एक और वजह ये भी होती है कि बहुत सारी कंपनीज अपनी प्रॉब्लम जो है वो दूसरों के सामने डिस्कस नहीं करती, तो वो अपना केस डिस्कस नहीं करेंगी या अपना डेटा जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स का इशू होता है और भी डिफरेंट थ्रेट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च इज समटाइम्स अंडरटेकन बाय कंसल्टेंट्स हु वांट टू इनिशिएट चेंज प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन। एक्शन रिसर्च जो है वो कौन कर रहा होता है? कंसल्टेंट्स कर रहे होते हैं, जो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स की हमने बात की थी। बेसिकली अप्लाइड रिसर्च की ही एक टाइप है एक्शन रिसर्च। ठीक है, और ये कंसल्टेंट कर रहे होते हैं क्या? इनिशिएट करने के लिए चेंज प्रोसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर चेंज लाना है, ठीक है, वो प्रोसेस चेंज हो सकता है या कोई बड़ा चेंज हो सकता है, तो उस चेंज के इम्पैक्ट को चेक करने के लिए पहले से ही कि अगर एक पर्टिकुलर चेंज है, प्लान चेंज है, तो उसकी इम्पैक्ट क्या हो सकता है, या वो एक्सेप्टेबल होगा चेंज या नहीं होगा, तो उसके लिए जो है वो कंसल्टेंट आके रिसर्च कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हाइल इफेक्टिंग प्लान चेंजेस। ठीक है ना,
पहले से ही प्लान की हुई होंगी चेंजेस, उनका इफेक्ट को देखने के लिए जो है वो ये एक्शन रिसर्च की जाती है। ठीक है, द रिसर्चर्स बिगिन विद अ प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि वो प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, पहले से आइडेंटिफाइड होती है। गैदर्स रेलेवेंट डेटा इकट्ठा करते हैं टू प्रोवाइड अ टेंटेटिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, और उसके लिए एक टेम्परेरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है वो देते हैं। अच्छा जी, द सॉल्यूशन इज देन इम्प्लीमेंटेड, फिर उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द नॉलेज दैट देयर मे बी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज फॉलोइंग सच इम्प्लीमेंटेशन, और इस बात को भी मद्देनजर रखा जाता है कि इसके ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो कि अनइंटेंडेड है, यानी कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज यूजुअली अनइंटेंडेड होते हैं, राइट। हम नहीं चाहते कि जो है वो नेगेटिव इसके अंदर जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज हों। ठीक है जी, तो उनसे बचने के लिए एक्शन रिसर्च के अंदर पहले से ही बताया जाता है कि इन चेंजेस को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, तो इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज भी आ सकते हैं। द इफेक्ट्स आर देन इवेल्युएटेड, फिर जो उसके इफेक्ट्स होते हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, और फिर उनको थोरोली डायग्नोस किया जाता है, एंड द रिसर्च कंटिन्यूज, और फिर वो रिसर्च कंटिन्यू होती है। ठीक है, ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। ठीक है, वो कंटिन्यूस बेसिस पे चलती रहती है, ऑन गोइंग बेसिस पे, अंटिल द प्रॉब्लम इज फुली रिजॉल्व, और जब तक के प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो जाती है। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। टेंटेटिव सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, इसके बाद उनको ऑब्जर्व किया जाता है और डायग्नोस किया जाता है, और उसकी बेसिस पे वो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, और अल्टीमेटली जो है जब तक के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता वो एक्शन रिसर्च चलती रहती है। ठीक है जनाब, तो बहुत शुक्रिया आपका आज के लेक्चर के लिए। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पर आपको एक रेफरेंस भी दिया गया है। ठीक है, जथमिल वी बेरी एल परशुरामन ए 1996, द बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सर्विस क्वालिटी, ये एग्जाम्पल के तौर पर एक रिसर्च दी गई है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो नेट से ये डाउनलोड भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए। ठीक।